नमस्कार। इस खास एनिमेशन वीडियो एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने आधुनिक दक्षिण एशिया के नक्शे की पूरी बुनियाद ही बदल कर रख दी। 1905 का बंगाल विभाजन। ये महज एक सरकारी या प्रशासनिक फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट था, एक ऐसी लहर थी जिसकी गूंज आज तक हमारी सीमाओं में सुनाई देती है। तो इन एनिमेटेड रेखाचित्रों और तथ्यों के जरिए बिना किसी पक्षपात के इस पूरी घटना को गहराई से समझते हैं। 7.5 करोड़, टेक्निकली 78.5 मिलियन। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 1905 से पहले के अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी की कुल आबादी ठीक इतनी ही थी। उस जमाने में ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। इस विशाल स्केल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें समझ आएगा कि आखिर इस एक क्षेत्र का बंटवारा इतना बड़ा ऐतिहासिक बवंडर कैसे बन गया। तो इस पूरी कहानी को ट्रैक करने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। एक त्वरित नजर डालते हैं। पहला, बंगाल का प्रथम विभाजन। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन। तीसरा, मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन। चौथा, 1911 का पुनर्मिलन। और अंत में पांचवा, इसके लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक परिणाम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, बंगाल का प्रथम विभाजन। अब जरा इस बात पर गौर करें। बंगाल प्रेसिडेंसी का आकार लिटरली बहुत ही विशाल था। इसमें आज का मॉडर्न बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम ये सब शामिल थे। तो ब्रिटिश सरकार का मुख्य तर्क क्या था? उनका कहना था कि भाई, इतने बड़े एरिया को एक साथ मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल है और इसी वजह से पूर्वी इलाकों का विकास नहीं हो पा रहा। बस इसी लॉजिक को आधार बनाकर लॉर्ड कर्जन ने इस पूरे प्रांत को 2 हिस्सों में तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस एक फैसले को देखने के 2 बिल्कुल विपरीत नजरिए थे। एक तरफ अंग्रेजों का ऑफिशियल स्टैंड था कि उन्हें इस विशाल प्रांत में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासनिक दक्षता बढ़ानी है, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी नेताओं को इसमें साफ साफ डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति नजर आ रही थी। उनका मानना था कि ये जानबूझकर बंगालियों को पूर्व में मुस्लिम और पश्चिम में हिंदू बहुमत के आधार पर बांटने की चाल है, ताकि नेशनलिस्ट मूवमेंट की कमर तोड़ी जा सके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, विरोध और स्वदेशी आंदोलन। जब ये प्लान सामने आया तो क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 विभाजन की घोषणा होते ही जो विरोध शुरू हुआ वो सिर्फ कागजी याचिकाओं तक नहीं रुका। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं ने देखा कि भाई अंग्रेज तो हमारी सुनी नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सीधा इकोनॉमिक बाइकॉट का रास्ता चुना, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। रातों रात ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार होने लगा, सरकारी स्कूलों और दुकानों के बाहर पिकेटिंग शुरू हो गई और स्वदेशी माल को जबरदस्त बढ़ावा मिला। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आक्रामक राष्ट्रवाद की आग को भड़का दिया। वैसे यहाँ इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जुड़ता है। 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन इत्तेफाक से रक्षाबंधन का भी दिन था, और तब महान रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका एक बहुत ही पावरफुल राजनीतिक इस्तेमाल किया। उन्होंने सभी से एक दूसरे को राखी बांधने की अपील की। ये इस बात का एक बहुत ही भावुक प्रतीक बन गया कि चाहे कोई भी प्रशासनिक रेखा खींच दी जाए, बंगाल के लोगों की एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस भारी प्रेशर का असर सिर्फ अंग्रेजों पर ही नहीं पड़ा। खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसके झटके से बच नहीं पाई। 1907 में कांग्रेस के अंदर एक बड़ी दरार आ गई, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। मॉडरेट्स यानी नरमपंथी चाहते थे कि संवैधानिक तरीके से बातचीत हो, जबकि एक्सट्रीमिस्ट्स यानी उग्रवादी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, उनका स्टैंड एकदम क्लियर था कि अब हमें स्वराज या पूर्ण स्वशासन से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इस एक मुद्दे ने आज़ादी की लड़ाई को 2 अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, मुस्लिम समुदाय का क्या रिएक्शन था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका रिएक्शन कोई एक सीधा जवाब नहीं था, बल्कि वो समय के साथ इवॉल्व हुआ। 1903 में जब ये बात पहली बार उठी तो मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन 1904 में लॉर्ड कर्जन के पूर्वी बंगाल दौरे ने गेम चेंज कर दिया। उन्होंने एक ऐसे नए प्रांत का सपना दिखाया जिसकी राजधानी ढाका होगी। 1905 आते आते पढ़े लिखे तबके में समर्थन बढ़ने लगा, और इसी का रिजल्ट था कि 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन ने उस वक्त मुस्लिम समुदाय को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए जो कहा, वो उनके इस स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ दिखता है।
उन्होंने कहा था कि ये नया प्रांत मुसलमानों को ऐसी एकता प्रदान करेगा जो उन्हें पुराने मुस्लिम वाइसरॉय और राजाओं के समय से नहीं मिली है। कर्जन ने बड़े ही शातिर तरीके से पुरानी ऐतिहासिक भावनाओं को एक नई पॉलिटिकल ऑफिसर के साथ जोड़ दिया था। मूविंग ऑन, चलिए चौथे हिस्से की बात करते हैं, 1911 का पुनर्मिलन। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रेशर इतना ज्यादा और इतना लगातार था कि फाइनली ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। विभाजन के महज 6 साल बाद ही पूरी बाजी पलट गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल के वापस एक होने की यानी रीयूनिफिकेशन की घोषणा कर दी। भाषा के आधार पर बंगाली जिलों को फिर से जोड़ दिया गया। और हाँ, इसी के साथ भारत की राजधानी भी कलकत्ता से शिफ्ट होकर नई दिल्ली आ गई। पर जाहिर सी बात है, इस रिवर्सल के भी दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस हुए। हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ी शानदार जीत थी, जन आंदोलन सफल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से शॉक्ड था। उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार ने विरोध को शांत करने के लिए सीधा उनके हितों की बलि चढ़ा दी है। जिस नए प्रांत से उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की उम्मीद थी, वो हाथ से निकल गया और इस चीज ने एक बहुत गहरे अविश्वास को जन्म दे दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इस विभाजन के लॉन्ग टर्म परिणाम। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम एक कॉज एंड इफेक्ट की तरह देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले 1905 के इस फैसले ने जो धार्मिक और राजनीतिक दरार पैदा की, वो भर नहीं पाई। उसी का नतीजा था कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स या अलग चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसने राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और आगे चलकर दशकों बाद यही वो बीज था जिसने अलग और स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग का रूप ले लिया। और इसी का फाइनल सबसे बड़ा रूप हमें 1947 में दिखा। 1947 में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ, लेकिन इस बार ये बंटवारा विशुद्ध रूप से सिर्फ धर्म के आधार पर था। इसी से पूर्वी बंगाल बना, जिसे हम बाद में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानने लगे। और आखिरकार 1971 में जाकर ये हिस्सा दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में सामने आया। ये स्टैट्स सच में दिमाग चकरा देने वाले हैं। स्क्रीन पर 1947 की रैडक्लिफ लाइन का डेटा देखिए। पूर्वी बंगाल में 71% मुस्लिम आबादी और पश्चिमी बंगाल में 70.8% हिंदू आबादी। ये नंबर्स लॉर्ड कर्जन की 1905 की ओरिजिनल प्लानिंग से आश्चर्यजनक रूप से मैच करते हैं। मतलब जो प्रशासनिक लकीर 1905 में कागज पर खींची गई थी, वही लकीर 1947 में जाकर दो देशों के बीच की पक्की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। ये सोचना सच में हैरान करता है कि औपनिवेशिक शक्तियों ने एक सदी पहले नक्शे पर जो प्रशासनिक लकीरें खींची थीं, वो आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारी सीमाओं को कैसे तय कर रही हैं। इतिहास कभी भी सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो हमारे आज का नक्शा भी होता है। और 1905 के बंगाल विभाजन की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा और सबसे सटीक उदाहरण है।